सियासत में नारेबाजी, जुमले, कई बयान बहुत आम बात होती है। कई ऐसी बातें हैं जो आज तक कोट होती हैं। मुझे याद है कई बार कई नेताओं ने कुछ बातें कह दी। वो नेता अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी वो बातें आज भी सियासी दंगल में इस्तेमाल होती हैं। इसीलिए एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण होता है। एक बार फिर एक सियासी जुबानी जंग सामने आई है और वो सीधे जो है एक तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके एक बयान के बाद शुरू हुई है। जम्मू कश्मीर में आखिरी चरण का मतदान होने वाला है। मतदाताओं के साथ साथ नेताओं में भी चुनावी जोश हाई है। इसी जोश में बयानबाजियों का लेवल भी कभी ऊपर तो कभी नीचे हो जा रहा है। दरअसल जम्मू कश्मीर के जसरोटा में एक चुनावी जनसभा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तबीयत बिगड़ गई थी। इसके बाद उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि मैं तब तक जीवित रहूंगा जब तक पीएम मोदी सत्ता से नहीं हट जाते। अब यही बयान सियासी आसमान में बादल बनकर छा गया। बीजेपी भड़क कर आग बबूला हो गई। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर खड़गे को घेरा और कांग्रेस अध्यक्ष पर अभद्र भाषा के प्रयोगों का आरोप लगाया। इसके बाद चारों ओर से बयानों के तीर चलने लगे। चुनावी मौसम में इस तरह के बयानों के क्या मायने हैं, इस पर मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूं। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को जम्मू कश्मीर की एक जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक विवादित बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब तक प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से नहीं हटाया जाएगा तब तक वे जिंदा रहेंगे। इस बयान के बाद से राजनीति गर्मा गई है और सत्तारूढ़ दल में हलचल मच गई है। खड़गे के इस बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि खड़गे की टिप्पणी ये दिखाती है कि कांग्रेस के मन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कितनी नफरत और डर है। वे लगातार उनके बारे में ही सोचते रहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पर अमित शाह के अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सांसद मनोज तिवारी और गिरिराज समेत कई नेताओं का बयान सामने आया है। इसके बाद प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को अपने काम और मणिपुर पर फोकस करना चाहिए। हमारे गृह मंत्री को अपने काम पर और थोड़ा ध्यान देना चाहिए, मणिपुर में ध्यान देना चाहिए। आज तक हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए हैं। मणिपुर में देखिए क्या हो रहा है, समुदायों के बीच में क्या हो रहा है, लोग डरे हुए हैं, पीड़ित हैं। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सोशल मीडिया एक्स पर एक अखबार की रिपोर्ट को साझा करके अमित शाह पर निशाना साधा और कहा कि गृह मंत्री को मणिपुर, सेंसस और जातिगत जनगणना जैसे गंभीर मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर तीखा कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, लगता है मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी के विरोधी हैं और इसी वजह से वो अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी अब 100 साल जिएंगे और तब तक राहुल गांधी बूढ़े हो जाएंगे। मुझे लगता है कि खड़गे साहब राहुल गांधी के विरोधी हैं, क्योंकि मोदी जी तो अभी 100 साल बचेंगे और तब तक राहुल गांधी बूढ़े हो जाएंगे, उनको मौका नहीं मिलेगा। खड़गे साहब आप यही चाह रहे हैं। खड़गे साहब नरेंद्र मोदी हजारों साल तक भारत की जनता के दिलों पर वास करते रहेंगे। दरअसल जम्मू कश्मीर की रैली के दौरान खड़गे की तबीयत थोड़ी खराब हो गई, लेकिन कुछ देर आराम करने के बाद उन्होंने अपना भाषण जारी रखा। उन्होंने आगे कहा कि वे 83 साल के हो चुके हैं, लेकिन इतनी जल्दी मरने वाले नहीं हैं। उनका बयान प्रधानमंत्री मोदी को हटाने तक जीवित रहने की बात पर केंद्रित था। खड़गे की तबीयत बिगड़ने की जानकारी मिलने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष को फोन कर उनका हाल चाल जाना था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।
देखिए, सियासी बयानबाजियां होती रहती हैं और बयान कई किस्म के आते हैं, लेकिन अभी हमने देखा कि इस बयान के बाद में कई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आने लगी, तो मामला थोड़ा गर्माता है, यानी इसके कई मायने निकाले जाते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि गहराई से इसको समझने की भी ज़रूरत है कि जब तक मोदी को नहीं हटा देंगे तब तक मैं जीवित रहूंगा। ये बात कहने के भी मायने क्या हैं, ये भी अपने आप में बड़े गंभीर हैं। उसके बाद फिर देख रहे हैं आप, गिरिराज सिंह को सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 100 साल तक रहेंगे, राहुल गांधी बूढ़े हो जाएंगे तब तक रहेंगे, जैसी बहुत सारी बातें फिर सामने आती हैं। इस पर बातचीत करने के लिए जो मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, पहले उनका परिचय आपसे करवा देता हूं। देवकीनंदन मिश्रा जी चुनावी विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। देवकीनंदन जी, आपका स्वागत है। मेरे साथ प्रियंका गुप्ता जी हैं, जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। प्रियंका जी, आपका स्वागत करता हूं। अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, भी मेरे साथ मौजूद हैं। मैं अनिरुद्ध जी आपका भी स्वागत करता हूं। और कुमार राकेश भी मेरे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। अनिरुद्ध जी, शुरुआत आपसे। भाई, बयान है, बयान दे दिया, उस पर इतना हल्ला, फिर उसके बाद में गृह मंत्री खुद एक एक्सपोस्ट लिख देते हैं, फिर उसके बाद में प्रतिक्रियाओं का, कई नेताओं का दौर शुरू हो जाता है। इसकी क्या आवश्यकता थी? प्रवीण जी, बात यह है कि हम लोग टीवी डिबेट करते हैं, हमारे साथ हमारी बहन प्रियंका जी बैठी हुई हैं। मान ले कि इनके भी दिल में या मेरे जो विचार हैं दोनों के अलग हो सकते हैं। हम लोग अपने विचारों को एक शब्दों की मर्यादा में रह के प्रकट करें, ठीक है। ये कोई ऐसा था ही नहीं कि ये क्या कहते हैं कि अपने व्यक्तिगत विचार यहाँ रखने के लिए आए हैं या मैं अपना व्यक्तिगत घर की बात करने के लिए आए हैं। हम लोग दो पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ बैठे हैं। हम दोनों का काम है अपने पार्टी के पक्ष को एक शब्दों के जो उचित मर्यादा होती उसमें बातों को कहने का। है क्या कि जब से मोदी जी का राजनीति के अंदर, गुजरात के अंदर जबरदस्त ग्राफ बढ़ा, उसी समय से कांग्रेस के काफी नेता, कई नेता तो खैर सभ्य भी हैं, लेकिन कई नेता जो हैं, जो न्यू कमर पॉलिटिक्स में एक तरीके से कहा जाए, राहुल जी और सोनिया जी, इनके ग्रुप के लीडर जितने आए, आप ये देखिए कि शुरू से लेके आज तक बाय नेम लेके, एक आदमी तो होता है कि चलो ठीक है, थोड़ा सिंबल में बोल देता है, किसी चीजों में बोल देता है, वाक्पटुता अपना प्रकट करता है, लेकिन इन्होंने क्या किया कि पूरा एक, आप देखिए कि एक सीक्वेंस बना है कि कॉन्टिन्यूस गाली देना, कॉन्टिन्यूस बात करना। मैं आपको कुछ सुना रहा हूं, बस इतना सुन लीजिएगा। बस उसके बाद, चूहा, हिटलर की मौत मरेगा, स्टालिन मौत का सौदागर, नीच, बोटी बोटी कर देंगे, भस्मासुर, रावण, औकात दिखा देंगे, माँ बाप दादा के ऊपर बोलना, नालायक, जमीन में गाड़ देंगे, मोदी को मार सकता हूं, गाली दे सकता हूं, राक्षस, अंगूठा छाप, क्रूर, बंदर, रंगा बिल्ला, अब कहां है कातिल, जिन्ना, जनरल डायर, ऐसे तमाम गालियों की सीरीज चली है। इन लोगों की हैबिट है, नाम ले लेके कोट करते हैं। भाई आप, मैं कहता हूं कि खड़गे जी वरिष्ठ नेता हैं, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, अपने अनुभवों को हम लोगों को भी दें, ज्यादा अच्छा रहे। लेकिन अगर आपकी पार्टी के सारे नेता, एक सीरीज आप देखिए कि सारे नेता इस तरीके से गालियां और नाम ले लेके, भाई ये कैसे होता है? ठीक है, मैं अनिरुद्ध जी, बात ठीक है, जो गलत है वो गलत है, मानसिकता के लोग, जो गलत है वो गलत है। अगर गलत शब्दों का इस्तेमाल है तो अभी क्या गलती हो गई? अभी खड़गे जी ने ऐसा क्या गलत बोल दिया? मैं तो ये जानना चाह रहा हूं। नहीं, आपको इसमें गलती नजर नहीं आ रही है? नहीं, मतलब मैं किसी के व्यक्ति का मतलब गलती नजर नहीं आ रही है। आप सोचिए, अगर मैं यहाँ पे बैठा हूं और मैं ये कहूं कि जब तक ये नहीं कर दूंगा तब तक मैं अपना प्राण नहीं त्यागूंगा, ऐसी कोई भाषा होती क्या? अरे भाई, हम डिबेट करने आए, अपने कंटेंट को यहाँ प्रस्तुत करें, अपनी चीजों को। अगर मान लिया मेरा अपोनेंट कुछ कहता है, मैं उसका रिबटल करूं, अगर मैं अच्छा कुछ किया तो वो बताऊं, अच्छा क्या करूंगा वो बताऊं। ये बातें होती हैं कि मैं यहाँ पे कसम खा के आया हूं कि नहीं, अपने अपोनेंट को मार दूंगा तभी मैं मरूंगा। ये क्या बातें होती है? ठीक है, हम लोग चलिए मैं आपकी बात को थोड़ा अपने शब्दों में रखता हूं प्रियंका जी के सामने। प्रियंका जी, ये बात भी सही है कि ठीक है, पॉलिटिकल अपोनेंट के तौर पर देखना एक अलग बात होती है, लेकिन एक तरीके से कसम खा लेना, और ये किस तरह की राजनीति, एक तरह से कमजोरी भी दिखाई देती है कांग्रेस की, कि क्या वो इतनी डर गई है प्रधानमंत्री मोदी के कद से कि मैं जब तक नहीं हटाऊंगा तब तक जीवित रहूंगा? जिस भाषा पर अनिरुद्ध जी या भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं की आपत्ति रही है, तो क्या इसकी आवश्यकता पड़ी? थोड़ा आप भी इस पर प्रकाश डालें तो कांग्रेस का पक्ष भी पैनल पर पता लगेगा। देखिए प्रवीण जी, जहां तक मैं समझती हूँ कि मुझे लगता है कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने जिस तरह की भाषा और जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया है, पिछले प्रधानमंत्री के लिए रेनकोट पहनकर नहाते हैं या कांग्रेस की विधवा, इस तरह के कई शब्दों का प्रयोग किया। मैं वहां बोलना भी पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि हमें गर्व है अपने जो नेता, राज्यसभा नेता प्रतिपक्ष हैं, और इसके साथ में जो कांग्रेस की पूरी कमान संभाले हुए हैं,
आज 83 वर्ष के होने के बावजूद भी जिस तरह का संघर्ष वो कर रहे हैं, जिस तरह की नीतियों के खिलाफ वो लड़ रहे हैं और जिस समाज को वो आगे लाना चाहते हैं, इस जातिगत जनगणना की बात करते हैं, मणिपुर की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, तो इस उम्र में हमें गर्व है कि वो हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और दूसरी चीज मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जिस तरह की भाषा और शब्दावली प्रधानमंत्री इस्तेमाल करते हैं, उसमें सबसे बड़ी चीज तो ये वो खुद को बायोलॉजिकल कहते हैं। अब बताइए यहाँ पर किसी भी जो खुद बीजेपी के प्रवक्ता बैठे होंगे उनको भी आश्चर्य होता होगा कि कैसे जस्टिफाई, जब वो कसम को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे तो वो बायोलॉजिकल को कैसे जस्टिफाई करेंगे। पर खैर, प्रधानमंत्री जी कुछ भी कर सकते हैं, वो बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं, उनका जन्म मरण सब पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका होता है। परंतु अभी बात ये है कि जो जनता आपको चुन कर बिठाती है उसके मुद्दे कहाँ हैं? उसके मुद्दे तो है नहीं कहीं। आप बताइए, पूरी तरीके से किसान, जिसको समझ लीजिए 12 महीने वो वहां बैठा रहा किसान दिल्ली के बॉर्डर पर, तो क्या कुछ नहीं कहा। आज भी लोग कहते हैं उनकी लड़ाई कौन लड़ रहा था? उनकी लड़ाई वो खुद लड़ रहे थे। और इस देश में देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने ये कहा कि हम फसल का दुगना दाम देंगे, वो फसल की लागत भी नहीं दे पा रहे थे। और महिलाएं, जब महिला पहलवान लड़ रही थी तब क्या हो रहा था? प्रधानमंत्री जी समझ लीजिए कितने किलोमीटर दूर थे जब वहां पे महिलाओं को घसीटा जा रहा था संसद भवन। प्रियंका जी, ये तो आएंगे, सारे मुद्दे आएंगे, इन पर तो हम लोग बात करेंगे ही। ये तो हम विषयांतर होकर बहुत सारी चीज और जाएंगे भी, क्योंकि हमारे पास समय रहेगा पर्याप्त। कुमार राकेश भी जुड़ गए, आपका भी स्वागत है कुमार जी। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी जिन मुद्दों की, अगर मैं आप ही की बातों को देखूं तो अगर यही बड़े मुद्दों की बात करना है तो ये की जाए, किसी नेता को हटाने तक मैं जिंदा रहूंगा, जीवित रहूंगा। ये जो अनिरुद्ध जी की आपत्ति है भाषा पर, ये सचमुच में थोड़ा अजीब तो लगता है। और वो भी खड़गे जी जैसे सीनियर और एक बहुत मंजे हुए राजनेता के मुंह से सुनना, ये क्या एक तरह का डेस्परेशन नहीं दिखाता है कांग्रेस का? ठीक है, वैसे मेरा सवाल ये प्रियंका जी से था, लेकिन मैं देवकी नंदन जी के पास जाता हूँ। प्रियंका जी को लगा होगा शायद मैं राकेश जी से या किसी से पूछ रहा हूँ। अपनी टिप्पणी करें इस पर। प्रियंका जी, आप ही से सवाल था ये। नहीं प्रवीण जी, देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जिन नीतियों के विरोध में हम लड़ रहे हैं वो नीतियां महिलाओं के खिलाफ हैं। इस देश में जिस तरह से मणिपुर में चल रहा है उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी की जो चुप्पी है, जो नहीं, इस पर तो आएंगे, साथ मैंने कहा ही, ये तो सारे मुद्दे उठाए जाएंगे। मैं तो ये जानना चाह रहा था कि इतने सीजन राजनेता को, इतने बड़े राजनेता को ये इस तरह की टिप्पणी क्यों करना पड़ रही है कि जब तक मैं जीवित रहूंगा जब तक कि मोदी को हटा नहीं देता हूं। ये थोड़ा अजीब लगता है, मैं तो यही जानना चाह रहा था। खैर ठीक है, आप इसमें बैठे अजीब लगने वाली कोई बात नहीं है। हमें तो अजीब तब भी लगा था जब उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने अपने आप को बायोलॉजिकल कहा था। पर खैर, देश की जनता है। हाँ, तो आप या तो ये ठीक है, ये लॉजिकल है, ये बढ़िया बात बोली आपने। नहीं प्रियंका जी, कह दिया कि भारतीय जनता, ये बढ़िया बात बोली आपने। आप या तो ये कहें, प्रधानमंत्री जो मंचों से आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया, आपने मेरे सवाल का जवाब दिया है तो किसको वोट दीजिए, आपका भैंस बचानी है तो किसको वोट दीजिए, वो भी तो लॉजिकल नहीं था ना। जी। आपने झूठ फैलाया, हाँ, आपने प्रियंका जी, आप जो बोल रही है ना उसमें एक बड़ा जवाब है मेरे सवाल का, कि जैसे वो लॉजिकल नहीं था वैसे ये भी लॉजिकल नहीं है। आप ये कह रही हैं एक तरीके से। मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया वो पूरी तरीके से लॉजिकल है। उनकी उम्र आज 83 वर्ष की है और वो ये चाहते हैं कि इस देश में जिस तरह से किसानों के साथ न्याय हो, महिलाओं के साथ न्याय हो, इस देश के युवाओं के साथ न्याय हो। जो अग्निवीर जैसी योजनाएं हैं जिसमें पेंशन नहीं है, और जहां जहां इलेक्शन हो रहा है वहां पेंशन अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि हम पेंशन वाली, ये सारे मुद्दे उठाए जाएंगे, इन पर डिटेल में बात होगी। देवकी नंदन जी, आपने दोनों पार्टी प्रवक्ताओं को सुना है, मैं जानना चाहूंगा कि ये क्या जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बयान था ये अजीब है या नहीं है? नहीं, अगर मेरी नजर में आप पूछेंगे पॉलिटिकल पर्सन का और इलेक्शन के दौरान दिया गया बयान है ये, तो मुझे कोई गलत बात इसमें नहीं नजर आती है। और बात किस कंटेस्ट में कही गई है इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी तिल को ताड़ बनाती है, अगर छोटी सी बात हो उसको फैलाने में भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि उसके पास एक पूरी लंबी चौड़ी टीम है, वो उसका उपयोग करती है। आप ये बताइए, उन्होंने ये बयान कब दिया? कल जब वो भाषण दे रहे थे, जगह मैं भूल गया हूँ, कठुआ इलाके में सभा को संबोधित कर रहे थे, वहां पर उनकी तबीयत थोड़ा सा बिगड़ी और एक तरीके से वो मंच के सामने लड़खड़ाते हुए नजर आए। और लड़खड़ाने के बाद वो उनको बिठाया गया और कुछ देर उन्होंने इंतजार किया
और जब वो ठीक महसूस करने लगे उसके बाद वो फिर बोलना शुरू किए। और उन्होंने कहा, मतलब चूंकि उनकी तबीयत बिगड़ी, 83 ईयर के ओल्ड हैं, और वो मंच पर खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मैं लोग ये ना समझें कि मैं अभी मरने वाला हूं, भले 83 ईयर ओल्ड हूं, और मैं नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटा के मरूंगा। इसमें कोई गलत बात नहीं है। राजनीति एक दूसरे को हटाने और खुद को बैठाने के लिए ही होती है। नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस को हटा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाए और खुद प्रधानमंत्री बने, और इस बार कांग्रेस ने उनको एक कड़ी चुनौती पूरे देश में दी, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी 240 पे अटक गई। भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार नहीं बन पाई। अब 2 स्टेट में चुनाव हो रहा है, हरियाणा और जम्मू कश्मीर। अब ये कोई बात, जैसे गिरिराज किशोर कह रहे थे कि प्रधानमंत्री के बारे में अभद्र भाषा, मुझे नहीं लगता कि अभद्र भाषा है। अगर ये अभद्र भाषा है तो प्रधानमंत्री की भाषा मुजरा करने वाली बात, इससे ज्यादा अभद्र भाषा तो कोई नहीं हो सकती है। मुझे लगता है उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। अगर खड़गे साहब की बात को कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि ये भाषा अभद्र है, तो मुझे नहीं लगता है कि भद्र भाषा क्या हो सकती है। चुनाव में एक दूसरे को हटाने की बात होगी। अगर हम नरेंद्र मोदी को हटाने की बात नहीं करेंगे, मतलब कांग्रेस नहीं करेगी। ठीक है देवकीनंदन जी, एक लाइन में कहा जा सकता है, आप जो बात कहना चाह रहे हैं कि दोनों तरफ से इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है। मैं कुमार जी के पास जाना चाह रहा था, लेकिन अनिरुद्ध जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अनिरुद्ध जी संक्षेप में अपनी टिप्पणी करें, फिर मैं कुमार राकेश जी। यहाँ ये चर्चा भाषा की नहीं है, राजनीतिक दल है, हम लोग हैं, सब लोग हैं, कोई आवेश में बोल देता, कोई क्या, एक भाषा का बात नहीं हो रही है। यहाँ एक नफरत की बात, मान लिया मेरी कांग्रेस प्रवक्ता बैठी हैं, अब मुझे किसी बात पे गुस्सा आएगी तो मैं थोड़ा कहूंगा कि मैं मार दूंगा, पीट दूंगा, ये कर दूंगा। अरे भाई हम विरोध करेंगे, विचार पे विरोध करेंगे, लेकिन ये थोड़ा कि मैं धमकी दे दूंगा या इनके बारे में अपशब्द इस तरीके से बोलूंगा, उल्टे सीधे शब्द बोलूंगा, ये तो उचित नहीं है ना, भाषा की बात नहीं है। हमारा काम है कि राजनीतिक रूप से विरोध कर रहे हैं, ये भाषा की, मैं आऊंगा प्रियंका जी आपके पास आऊंगा। व्यक्ति के प्रति नफरत की बात है, एक व्यक्ति के प्रति नफरत की बात दिखाई देती है, भाषा की नहीं। बहुत भाषा कांग्रेस के लोग बोलते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपका पॉइंट बहुत जस्टिफाइबल लगता है कि बात भाषा की नहीं है, बात आपके मन में क्या चल रहा है किसी व्यक्ति के नफरत की। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। मैं प्रियंका जी आऊंगा आपके अंदर कितनी कांग्रेस के लोगों, मैं आऊंगा प्रियंका जी आऊंगा। ये वाला पॉइंट याद रखिएगा कि ये भाषा की नहीं नफरत की बात है, इस पर मैं आपसे टिप्पणी लूंगा। उससे पहले जी अनिरुद्ध जी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कुमार राकेश जी, भाषा नहीं नफरत है, ये तो आया, और आपने देवकीनंदन जी को भी सुना कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, क्योंकि फिर बयान सब तरफ से आए, लिस्ट लेकर प्रियंका जी भी बैठी होंगी, अनिरुद्ध जी ने भी कई बयान बता ही दिए शुरुआत में ही। बहरहाल ये भाषा की बात, नफरत की बात, खड़गे जी का बोलना क्या सचमुच में डेरोगेटरी लगता है, नहीं लगता है, थोड़ा इस पर आप टिप्पणी करें। मैं आऊँगा प्रियंका जी, आप रखिए अपना पॉइंट रखिएगा, मैं आऊँगा आपके पास डिटेल। डॉक्टर प्रवीण तिवारी जी, मैं काफी देर से तीनों वक्ताओं को मैं सुन रहा था। अभी जो बात है ये भाषा की बात तो अपनी जगह पे है, भाव की बात है। उस भाव को लोग नहीं समझ पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने उनको कहा वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, वो चीजें कहीं हमें नहीं दिख रही। तो जो उन्होंने एक संदेश दिया उनके स्वस्थ होने के लिए, जो शुभकामना दी, लेकिन दूसरी तरफ की बातें चल रही हैं। लेकिन इसमें एक बात मैं कहना चाहूंगा, खड़गे जी के वो मैं वास्तव में उन्होंने बहुत अच्छा बयान दिया है, नमन योग्य है कि उन्होंने एक बात तो बहुत ही सलीके से कही है। वरिष्ठ नेता हैं, पूरी दुनिया देखी उन्होंने, पूरी पार्टी को देखा, और उसमें जो उन्होंने एक बात कही है कि नरेंद्र भाई मोदी सत्ता से जब तक नहीं हटेंगे तब तक नहीं मरूंगा। कितना अच्छा बयान है उनका। उनको पता है कि कांग्रेस पिछले 10 वर्षों में सत्ता से नहीं हटा पाई है, आगे भी नहीं हटेगी। तो उनका एक पॉजिटिव मैं उसको विश्लेषण कर रहा हूं। वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी सत्ता में बने रहें और वो स्वस्थ रहें जी। मेरा इंटरप्रिटेशन है, वो चाहते हैं स्वस्थ रहें। तो अच्छा, हम उनके स्वस्थ की शुभकामना करते हैं, वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो और देश की सेवा करते रहें। और ऐसे दलित जो हजारों करोड़ के दलित हैं, भगवान करे, ईश्वर करे, सभी दलित हजारों करोड़ के दलित हों और
देश का, विश्व का नाम रोशन करें। दूसरी बात, अब देवकीनंदन मिश्रा जी ने एक बात कही कि गाली की बात और इसकी बात, तो मौत का सौदागर जो कहा था सोनिया गांधी ने, वो तो गाली है ही नहीं। जो नीच कहा था मोदी जी को, वो गाली है ही नहीं। गली का कुत्ता बोला था, वो गाली है ही नहीं, वो किसी डिक्शनरी में आता ही नहीं है। तो लेकिन तीसरी बात, दोनों दल किसी से कम नहीं है, एक शेर हैं तो दूसरे सवा शेर भी हैं, लेकिन वे अच्छी अच्छी गालियां कौन दे सकता है वो डिपेंड करता है। और इतिहास देखेंगे आप, सबसे पहले गाली की शुरुआत किसने की वो भी आपको समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस ने की कि भाजपा ने की। इसलिए भाई, लेकिन ये जो बहस हो रही है, इस बहस में भाव पक्ष को गौण किया जा रहा है और भाषा पक्ष को लेकर के इंटरप्रेट किया जा रहा है। आप आ गए उस पॉइंट पे जहां पर बातचीत रुकी थी और प्रियंका जी बोलना भी चाह रही थी। ये भाव पक्ष की बात है, क्या जहन में प्रियंका जी चल रहा वो ज्यादा महत्व का? इतनी नफरत क्यों एक व्यक्ति से? ये राजनीति है, राजनीतिक लड़ाई में हमने रस्साकशी पहले भी देखी है। अगर नफरत की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी नफरत की ही राजनीति करती है, चाहे वो देश में नफरत फैलाने का काम हो, चाहे प्रतिपक्ष नेताओं के खिलाफ नफरत हो। जिस तरह से ईडी कार्रवाई कर रही है, जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड की वसूली चल रही है, वो सब नफरत का ही नतीजा है। और नफरत की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में पूरी तरीके से, आप समझिए, खात्मे पे है, विलुप्त होने की अवस्था में। जैसे डायनासोर विलुप्त हो गया था, वैसे भारतीय जनता पार्टी भी अब विलुप्त होने के कगार पर है। अभी 2 स्टेट में चुनाव हो रहा है और 2 एक सेकंड, प्रियंका जी की बात हो जाने दीजिए, टूट जाएगा नहीं। और सिर्फ यही नहीं, आगे आने वाले जितने भी चुनाव उन सब में इनका सुपड़ा साथ होने वाला है। और आप बताइए कि जहां पर जो राम मंदिर की जो स्थापना की गई, राम मंदिर बना, वहां अयोध्या में जब हार गए तो फिर क्या बचता है? मुझे लगता है कि देश ने पूरी तरीके से नकार दिया है। जिस तरह से हम कहते हैं कि 67% लोगों ने इन्हें वोट नहीं दिया, आज हम उनके साथ में खड़े हैं। हाँ, और जिन लोगों ने वोट दिया वो भी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। उनको जब इलेक्शन होते हैं तो 500 रुपए का सिलेंडर का जो है एक झुंझुना पकड़ाया जाता है, पर देखिए प्रियंका जी, ये क्योंकि बात पॉलिटिकल एजेंडे पर आ गई, बातचीत होते होते। बताइए कि भावना की अगर बात, अगर इनके मन में अच्छी भावना थी तो आप इनसे पूछिए ना कि राहुल गांधी जी के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चलाया, जो मीडिया एजेंडा चलाया, जिसमें आधा बयान काट कर चलाया, जो प्रधानमंत्री ने पूरा बयान दिया था उसी बयान को आधा काट कर चलाकर मीडिया में छवि खराब करने का, करोड़ों रुपए बर्बाद करने का काम किसने किया? और यहाँ पर जो बैठे हैं ये कह रहे हैं जो करोड़ों के दलित, तो मैं पूछना चाहती हूँ, दलित के पास पैसा आ जाए तो आपको आपत्ति हो जाती है, बाकी बिजनेसमैन के पास करोड़ों आते तब आपको कोई आपत्ति नहीं होती। तो ये वरिष्ठ पत्रकार जी को सोचना चाहिए कि दलित के पास पैसा आएगा तो आपको कितना कितना दर्द होता है, कितना दुख हो रहा है। अरे भाई, उनकी इतनी लंबी आयु है, इतनी उन्होंने मेहनत की, आज वो पैसा बनाया उन्होंने। प्रियंका जी, मैं अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी की कोई गलत पैसा है तो आपके हाथ में सरकार है। मैं इससे एक चीज निकल के आई इस बयान से। हालांकि सुनिए तो सही प्रियंका जी, एक मिनट रुकिए, चर्चा को चर्चा की तरह करते हैं। मुझे एक चीज समझ में आई, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। कुमार राकेश जी ने एक बात बोली, मुझे भी लगा कि नहीं इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं उसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट देखना चाहता था और मुझे लगा उसका इंपैक्ट पड़ा। उन्होंने एक रेंडमली करोड़ों के दलित शब्द का प्रयोग किया और वो बुरा लगने वाली बात है, आपत्ति। यानी भाषा का और भाव का बड़ा असर पड़ता है, ये बात तो स्पष्ट है आपके अपने रिएक्शन से भी। आपने पूरी चीजों के साथ में इसको ये आपके माइंड पर इंपैक्ट कर गया, एक शब्द इंपैक्ट कर गया। प्रवीण जी, इसको देखिए कि ये कह रहे हैं कि करोड़ों के दलित, मतलब दलित बोला जाएगा तो वो मैं ये नहीं कह रहा, इस विषय पर नहीं कर रहे हैं हम चर्चा। मैं कह रहा हूं एक, अगर मैं चलो कहता हूं, मैं आपके साथ आकर प्रियंका जी कहता हूं ये आपत्तिजनक शब्द है, मैं कहता हूं, सुनिए तो सही प्रियंका जी, मैं कहता हूं सोच नहीं है कि यहाँ पर बीजेपी के जो प्रवक्ता बैठे उनकी भी सोच है, सुनिए तो सही प्रियंका जी, उनकी भी सोच है। प्रियंका जी दलित नहीं है, ये आप साबित कीजिए, मैं साबित करता हूं कि हजारों करोड़ के दलित नहीं है। आप बताइए, मैं खुली चुनौती देता हूं। आपकी नजरों में हो भी नहीं सकते। हजारों करोड़ कौन कमा सकता है? अडानी जी कमा सकते हैं, अंबानी जी कमा सकते हैं, नहीं है, किसी को हक ही नहीं है कि वो मैं आपको प्रमाण देता हूं, मैं आपको प्रमाण देता हूं। मैं बात नहीं करता, सब कुछ इनके पास, उसके बावजूद भी लोग आप यहाँ पर बैठकर छाती पीट रहे हैं कि हजारों करोड़ के दलित नहीं हो सकते। मतलब ये तो बिल्कुल बेशर्मी वाली बात है। और गिरिराज सिंह ने जो कहा, मैं पूछती हूँ कि उन्होंने कहा कि राहुल जी बुजुर्ग हो जाएंगे। अरे भाई, राहुल जी बुजुर्ग हो जाएंगे, ठीक है, मुझे लगता है अनिरुद्ध जी, एक मिनट, ठीक है, ऑडियो अनिरुद्ध जी का ऑडियो दीजिए।
अनिरुद्ध जी, आपने अभी बात को सुना है, दोनों ही तरफ से बयान होते हैं। पप्पू पूरा जो पप्पू पप्पू करके कैंपेन चलाया गया, उसको कई बार आप कोट भी करते हैं। सैम पित्रोदा को तो आपने अभी सुना ही था कि जिन्हें पप्पू पप्पू कहा गया। राहुल गांधी जो हैं वो बार बार कहते रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी कि करोड़ों की मशीनरी इस पर लगाई गई। तो आप लोगों की तरफ से भी कम हमले नहीं हुए भाषाई तौर पर, भावनात्मक रूप से? देखिए दो चीजें हैं, भाषाई हमले और भाव की बातें। एक होता है कि मेरा आपके साथ में, आप एंकर हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भाई आप मेरे मन की बातें नहीं बोल रहे, हमें बुरा लगा, तो मैं एक भाषा में रह के, मर्यादा में रह के उसका मैं काउंटर करूंगा। हो सकता है चुटेले अंदाज में काउंटर करूं या कैसे भी करूं, लेकिन ना कभी मैं चाहूं कि क्या कहते हैं, मैं किसी के लिए इतना अपशब्द बोलूं कि मैं किसी की मरने की बात करने लग जाऊं या किसी बोटी बोटी काटने की बात लगने लग जाऊं, हिटलर की मौत मरेगा, ये सारी, और कोट करके बाई नेम लेके कोट करके ये बातें करना, ये चीजें कहां तक, ये भाषा की बात नहीं है। देखिए राजनीतिक दल में हम लोग काम करते हैं, कभी चुटेले अंदाज में बात करते, कभी ताना मार के बात करते, कभी टोंट मार के बात करते, वो सब अलग चीज है। अरे राहुल गांधी जी खुद पप्पू वर्ड का मजा लेते हैं, खुद कहते हैं जी मैं पप्पू नहीं हूं, मैं बालक बुद्धि नहीं हूं, वो अलग विषय होता है। लेकिन कोई, हम लोग भी राहुल गांधी जी के साथ अगर कभी हम लोग अभी राहुल जी का नाम लेंगे, कुछ करेंगे, तो हम लोग बड़े सम्मान से बात करते हैं, राहुल जी लगाएंगे, राहुल गांधी जी करके बोलते हैं, थोड़ा करके बोलते हैं कि क्या कहते हैं, लेकिन कई चीजें थोड़ा करके बोलते हैं कि राहुल जी नहीं रहे, क्या बात है भाई, अच्छी बातें हैं। उसके बाद आप कह रहे हैं मैं नहीं वो प्रियंका जी आपके सही, टर्म में नहीं बोल रहा, और मैं यहाँ ध्यान पर के साथ सुन उन्होंने रहा था। मरने की बात मैं तो आपके किसी टर्म में और बिल्कुल की नहीं नहीं, बोला, आप प्रधानमंत्री करिएगा, जी की अपने थोड़ी टर्म में करी। बोलिएगा। आप यहाँ गलत उसको प्रोजेक्ट ही ऐसे गलत कर ओवर रहे साउट करके हैं। डिबेट उनका नहीं हो पूरा पाता है। स्टेटमेंट ये है चलिए कि रुक जाइए उन्होंने प्रियंका जी, कहा रुक जाइए, एक एक कि करके। मैं मेरे मन में भी नहीं सवाल आ रहा था, मानती। मैं चाह रहा था कि अनिरुद्ध जी अपनी बात बोल देते तो मैं भी इस पर जाता ही जाता कि ये भी भावनात्मक बात है कि किसी की बुद्धि पर अगर प्रश्न चिन्ह उठाया जाता है, किसी को कमतर बुद्धि का बताया जाता है, तो ये भी भावनात्मक रूप से या एक तरीके से एक हमला ही है। अनिरुद्ध जी, आप शायद बात की शुरुआत करना चाह रहे हैं, मैं देवकी नंदन जी के पास जाना चाह रहा था, पर आप बोले अपनी बात जी। बस मुझे 10 सेकंड का समय चाहिए। अभी ये कहा जा रहा था कि क्योंकि पॉलिटिकल डिबेट हो गई, तो मैं ये कहा जा रहा था यहाँ पे कि ईडी की कार्रवाई, भाई मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर जब आय से अधिक संपत्ति का केस चला तो सरकार कांग्रेस की थी, उन्होंने खुद कहा कि अमर सिंह अगर ना होते तो हम जेल में होते। लालू जी के ऊपर कार्रवाई हुई आय से अधिक संपत्ति की, जिसके लिए अध्यादेश बना था, उनको बचाया जाता, जो अध्यादेश राहुल जी ने फाड़ के फेंक दिया था कैबिनेट का। तो किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। शिबू सोरेन अगर जेल के अंदर गए और उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति का केस चला, किसकी आज मजबूरी है कि आपस में ये लोग एक दूसरे के इंडिया अलायंस के पार्टनर बने? केस, वो कहते हैं ना कि एक दूसरे को भाते नहीं, लेकिन फिर भी मजबूरी में साथ खड़े हुए हैं। दूसरी चीज, दलितों की बात हो रही, एक बड़ी पत्रकार है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, इशारे में आप समझ जाएं क्योंकि आपके चैनल पे शायद अलाउ ना करे नाम बताना। बड़ी पत्रकार है और वो ऐसा नहीं कि पत्रकार बीजेपी से, वो तो कहा ही जाता है कि वामपंथी विचार और कांग्रेस की विचार की पत्रकार, वो बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट है। उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी, पुस्तक में कोट किया हुआ कि इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी कि जगजीवन राम जी प्रधानमंत्री बने। उन्होंने साफ साफ कहा कि जगजीवन राम प्रधानमंत्री नहीं बनने चाहिए, उनकी किताब में लिखा वो पैरा है। दूसरी चीज है, कभी राहुल जी कह रहे थे कि क्या कहते हैं दलित लोकसभा अध्यक्ष होना चाहिए, उसके साथ में ये होना चाहिए, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन कौन बनते? खुद बन जाते हैं। जब वायनाड की सीट देने की बारी आती किसी दलित को नहीं देते, अपनी बहन को। ठीक है अनिरुद्ध जी, मल्टीपल इश्यूज हैं, वैसे आपके पॉइंट ठीक है, आपने सारी चीजें बोली, लेकिन ये बहुत सारे इश्यूज आ जाएंगे इसमें। देवकी नंदन जी, भाव पर बात थी, मैं दोबारा चर्चा को वहीं पर लाता हूं। भावनात्मक रूप से दोनों तरफ से हुआ, लेकिन क्या हम आज वर्तमान बयान को भी एक भावनात्मक रूप से कही गई ऐसी बात बताएं जिसका बुरा लगना लाजमी है कि आप जीने मरने की बात कर रहे हैं, सियासी सौगंध खा रहे हैं कि मैं जब तक मोदी को नहीं हटा देता तब तक जीवित रहूंगा। ये नफरत और डर को दिखाता है, जैसा गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा। नहीं, फिर मैं वही बात कह रहा हूं, ये इसमें नफरत कहां है और डर कहां है? कोई भी, मैं अगर चुनाव लड़ रहा हूं तो मेरे जो सामने वाला है, मैं उसके बारे में यही कहूंगा कि मैं जब तक इसको हटा नहीं दूंगा तब तक मैं रहूंगा। इसमें नफरत कहां है? देखिए, जो बात भाषण जो उन्होंने दिया और जब उनकी तबीयत बिगड़ी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद फोन करके उनका हालचाल लिया, उनसे बात की खड़गे जी से। इसमें नफरत कहां है? देखिए, ये चुनावी बात है, ये पूरी तरीके से चुनावी बात है, इसमें कहीं कोई नफरती बयान नहीं, मुझे तो नफरत नहीं करनी कहीं भी नजर नहीं आ रही है। जो खड़गे जी ने कहा इसमें 1% भी नफरत नहीं है। और डर, राकेश जी ने और कहा, हमारे मित्र हैं राकेश जी, डर जो उन्होंने एक पॉइंट जो कहा वो थोड़ा सा देवकी नंदन जी, नफरत नहीं है, डर है क्या? नहीं, डर भी नहीं है, इसमें डर कहां है? न तो नफरत है, न ही डर है।
एक सामान्य सी बात है कि मैं अगर जब तक इनको हटा नहीं लूंगा तब तक नहीं मरूंगा। ठीक है, चलिए क्योंकि दोनों। वो अब आप मरने की राकेश जी के बात पॉइंट पे उन्होंने कुछ कह रहे थे, आप राकेश जी के नहीं पॉइंट। नहीं, एक मिनट, मरने की बात उन्होंने क्यों कही? क्योंकि वो 83 ईयर ओल्ड हैं और स्वाभाविक सी बात है कि जो कोई, ये धरती जो है मृत्यु लोक है, यहाँ हर कोई जो भी आया है उसको मरना ही मरना है। और 83 ईयर ओल्ड बहुत ज्यादा उम्र होती है, हालांकि 100 साल तक लोग जीते रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं रही, लेकिन 83, और जब उनकी अगर ये तबीयत बिगड़ी नहीं होती वहां पर, तो शायद ये बयान वो नहीं देते। क्योंकि वो एक सर्कमटेंशियल, मतलब एक परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हुई जिसकी वजह से वो उन्होंने समझ कहा। गया, वो और बात वो आपकी ऐसा- ठीक है, ऐसा- लॉजिकल है वो और ऐसा उन्होंने अपने वोटर को लुभाने के लिए कहा। ठीक ठीक ठीक। वोटर को लुभाने के लिए एक कुमार कहा। राकेश जी की बात पे आप कुछ कहना चाह रहे थे, वो तो आपने ये पॉइंट रख। कुमार राकेश जी की बात बेहद आपत्तिजनक है कि करोड़ों का दलित, करोड़ों का पंडित अगर किसी को कहा जाए, मुझे कहा जाए या कुमार राकेश जी को कहा जाए, तो क्या इनको अच्छा लगेगा? आज जो वैमनस्यता पैदा हुई है, बन जाए तो बहुत अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। ये इसी वजह से वैमनस्यता पैदा हुई है। मुझे दलितों, अच्छा लगेगा, मैं ब्राह्मणों, नहीं हूं तो भी अच्छा लगेगा। और मैं तो ये फक्र कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक पत्रकार ऐसा कह रहा है कि करोड़ों का दलित, पर भाई ये अच्छी बात मैंने तो नहीं। इसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पकड़ा, मैंने खुद कहा देवपत्तिजनक हो सकता है। देखिए, मैं अरे कोई गलत है तो प्रवक्ता नहीं हूं बताइए, कांग्रेस मैं पार्टी चुनौती का, देता भारतीय हूं। जनता पार्टी का, लेकिन मैं फैक्ट किसी बोल भी रहा हूं। नेता के बारे में करोड़ों का आप दलित बताइए कि कहना, आप कांग्रेस के हैं कि चुनाव विश्लेषक हैं कि क्या विश्लेषक करोड़ों हैं? का दलित मैं तो कहने फैक्ट बोल के रहा हूं। साथ, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट अरे राकेश रुक जी, जाइए रुकिए। कुमार जी, फिर वो जब मैं आपको खत्म बोलेंगे आप करूं तब बीजेपी बोलिए। के हैं कि वरिष्ठ इतनी पद में, जल्दबाजी क्या में ये आप दोनों का मैं आपस उस में समय शुरू भी हो रुक करके जाएगा। जवाब रुक दे जाइए सकता ना, था। सुन लीजिए, 10 सेकंड, सुन अरे लीजिए, 10 सुन लीजिए सेकंड रुक कुमार जी, जाइए। सुन लीजिए, आपके पास तो आ ही रहा हूं मैं, सुन लीजिए। देखिए, आवेश में कभी कोई बात नहीं कहनी चाहिए। मुझे भी लगता है कि आपने जो ये बात कही है करोड़ों का दलित, ये आवेश में कह दिया है आपने। करोड़ों का दलित, मल्लिकार्जुन खड़गे करोड़ों का दलित का मतलब हो गया 2-4 हजार करोड़ के आदमी होंगे। तो पहले तो आपको ये साबित करना पड़ेगा कि 2-4 हजार करोड़ के आदमी हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। ये बात आपको साबित करनी पड़ेगी ना। देश में दलित की पॉलिटिक्स हो रही है, कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी के वो अध्यक्ष हैं, उनके बारे में अगर करोड़ों का दलित, ये कोई मतलब मुझे लग बीजेपी के प्रवक्ता की या बीजेपी के किसी नेता की हिम्मत नहीं है कि इस तरह के बयान दे दे, करोड़ों का दलित कह दे खड़गे साहब को। हाँ, तो आप नहीं इस कहेंगे, तरीके वो की तो बात सही कर रहे है। हैं। तो इसीलिए तो किसी कुमार की राकेश हिम्मत नहीं है। जी तो वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर बोल गए ये बात। सबसे धनवान लीडर हैं दलितों में, ठीक सबसे धनवान है, लीडर ठीक है, हैं। ठीक है, लेकिन ठीक है, ठीक है। मिश्रा जी, के बारे में अब आप सुन लीजिए, देवकी नंदन जी सुन। दलित की बात है, मैं फैक्चुअल बोल रहा हूं। मैंने प्रियंका जी को ही बोला कि मैं फैक्ट बोल रहा हूं और उसको मैं साबित कर सकता हूं। सीधी सी बात है। यदि करोड़ों की दलित की बात है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप इलेक्शन कमीशन के साइड में जाइए, अरे भैया इलेक्शन कमीशन साइड में जाइए, कितना का डिक्लेरेशन किया वो देख लीजिए। और बाकी कांग्रेस जैसी पार्टी, विशाल पार्टी के अध्यक्ष सब एक साथ बोलेंगे तो कुछ आएगा नहीं, शोर आएगा सिर्फ, एक साथ सब बोलेंगे तो। और देखिए, मैं ऑडियो ऑफ करना नहीं चाहता किसी का, सब एक साथ बोलेंगे तो किसी की आवाज नहीं आएगी। कुमार राकेश जी को बोल लेने दीजिए, देवकी नंदन जी ने बोली है बातें, कुछ पॉइंट होंगे तो प्रियंका जी आपसे और थोड़ा, आपके पास आ ही रहा हूं मैं इसके बाद में कमेंट लेने। जी कुमार जी। जी जी, नहीं, ये जो बार बार एक ही बात को 4 बार बोले, करोड़ों का दलित, करोड़ों का दलित, भैया ऐसा है, एक तो मैं फैक्ट बोल रहा हूं, पहली बात फैक्ट को आप स्वीकार नहीं कर रहे हो। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन के साइट पर जाइए, कितना लिखा हुआ है, 5 लाख लिखा हुआ है कि 2 रुपया लिखा हुआ है, पता चल जाएगा। उसके अलावा कितनी नामी संपत्ति है, कितनी बेनामी संपत्ति है, सरकार के पास भी रिकॉर्ड है, उनके पास भी रिकॉर्ड है। वो कसम खा के कहे कि मैं 2 लाख का आदमी हूं। छोड़ दीजिए ना, ये आज इशू है नहीं, ये आज इशू है नहीं, तो आप लोगों के आपस में बात शुरू हो गई तो विषयांतर हो गया। ठीक है, छोड़ दीजिए ना, मुद्दे पे आ जाइए। अरे रोहित शर्मा को पिटाई करेंगे, उस पर राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे। नैरेटिव्स की बात कर रहा हूं। जिस तरह से बेइज्जत किया गया हमारे जर्नलिस्ट को अमेरिका में सैम पित्रोदा के गुंडों ने, उस पर ये बात नहीं करेंगे। बेशर्मों की तरह बात करते हैं। हाथ अमेट करके फेस आईडी निकाला गया, ठीक है, और डाटा डिलीट किया गया। सबकी चुप्पी है, कोई प्रवक्ता नहीं बोल रहा, कोई अध्यक्ष नहीं बोल रहा, कोई खड़गे जी नहीं बोल रहे हैं। एक जर्नलिस्ट का ऐसा किया गया और बात कर रहे हैं ये फैक्ट की। हम तो फैक्ट की बात कर रहे हैं, हम बात नहीं करता हूं मैं। अरे बोलिए देवकी नंदन जी, प्रियंका जी, कि रोहित शर्मा के साथ जो हुआ गलत हुआ। जब पूरा नेशनल प्रेस क्लब वाशिंगटन ने जब कंडेम किया, तब जाके सैम पित्रोदा कहते हैं जांच करवाएंगे, पहले उनका पिटाई करो।
फिर कहते हैं जांच करवाएंगे। ठीक है शर्म कुमार आनी जी, चाहिए। रिलैक्स रिलैक्स, आराम से, आराम से। मामला में बार-बार बोलूंगा, आराम जब से, राहुल आराम गांधी से। को ठीक है, आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया, आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया। गया था रोहित शर्मा। ठीक है, आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया। रिलैक्स जर्नलिस्ट है, रिलैक्स रिलैक्स कुमार जी, बोल रहा हूं। रिलैक्स जी। प्रियंका जी बोलिए। देखिए, कुमार राकेश जी को ये तो दिखा कि अमेरिका में एक पत्रकार के साथ ये हुआ, और हमने कहा भी कि अगर कुछ गलत हुआ तो हम जांच करेंगे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। परंतु ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में जब मिड डे मील में घोटाला होता है, उस मिड डे मील में जो एक पत्रकार होता है वो वीडियो वायरल करता है, उसको उठा के जेल में डाल दिया जाता है। पत्रकारों को खुलेआम धमकियां दी जा रही है ऑन कैमरा। उत्तर प्रदेश की बात बता रही हूँ, बाकी देश में तो आप समझिए कि क्या ही चल रहा होगा। प्रियंका जी, अभी तक चर्चा में जो बिंदु आए, अभी तक जो चर्चा में बिंदु आए, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। प्रियंका जी, एक मिनट, आपका ऑडियो डाउन है, एक मिनट, आपकी आवाज नहीं आ रही है अभी, रुकिए। प्रियंका जी, अभी तक जो चर्चा में मुद्दे आए उसमें इसको बहुत, मैं चाहूंगा सभी पैनलिस्ट इसको ध्यान से सुने। मुझे ऐसा लगा चर्चा यहां तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने भी ऐसा किया, इन्होंने पत्रकार की बात करी, उत्तर प्रदेश के पत्रकार, अभी ऐसी किसी भी मुद्दे पर, और हमारी सबसे बड़ी समस्या यही हो गई है कि हम एक मुद्दे की बात करते हैं, अरे बोले ये भी तो उतने ही गड़बड़ है, इन्होंने भी तो वही सब किया है, इन्होंने भी तो बयान दिए। अगर ऐसे करेंगे तो हम मतलब कुल मिलाकर इस दिशा में चल रहे हैं कि भैया सब करते हैं तो हम भी कर रहे हैं, ये तो ऐसी बात हो जाएगी। अगर एक इन्होंने मुद्दा उठाया, आप यूपी का मुद्दा उठाएंगे, और भी है, और अब पत्रकारों का तो पूरा मुद्दा उठता है, हम लोग उसमें शामिल भी होते हैं, कई जगह पर होता है, कई राज्य सरकारों के साथ। मैं बीइंग अ जर्नलिस्ट में बहुत कुछ झेल चुका हूं, कई राज्य सरकारों की तरफ से झेल चुका हूं, तो मुझे पता है कि क्या होता है। लेकिन आप अगर एक पाले से दूसरे पाले में गेंद डालते रहेंगे तो मुद्दा आएगा ही नहीं। अभी बात यहां पर आई है प्रियंका जी कि भावनात्मक रूप से जैसे आपको कुछ शब्द आघात पहुंचाते हैं, तकलीफ देते हैं कि नहीं ये शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को भी अधिकार है, वो चाहे किसी भी वजह पर इसको ये बोल दो कि तुमने भी तो कहा था इसलिए हम बोलेंगे। ये बात थोड़ी, इस पे मैं आपसे जवाब चाह रहा हूं। देखिए प्रवीण जी, भावनात्मक रूप से आहत होने की जैसा कुछ उसमें बोला ही नहीं गया। उन्होंने तो सिर्फ एक आत्मविश्वास के साथ में बोला, क्योंकि वो आत्मविश्वास जनता का है। उन्होंने कहा कि मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, मतलब आप लोगों को ये ना महसूस हो कि मैं कहीं चला जाऊंगा, जब तक मैं गद्दी से उतार नहीं दूंगा इनको। तो ये आत्मविश्वास होता है, ये किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं होता। और ये आत्मविश्वास आया है जनता के बीच से निकलकर। जिस तरह से हमें 24 का चुनाव हो, चाहे जिस तरह से आज स्टेट में चुनाव है, लगातार जिस तरह से लोगों का प्यार मिल रहा है, सराहना मिल रही है, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो किसान हो, सब तरफ से हम लोगों को आज आत्मविश्वास मिल रहा है, क्योंकि देश की जनता का मूड बदल चुका है। जो झूठ का गुब्बारा बनाया गया था वो फूट चुका है। आज जनता पूछ रही है कि महंगाई की मार हम कब तक झेलते रहेंगे। सरकार सारे जो कहते हैं ना कि करोड़ों की बात अब यहाँ पर कर रहे थे, अरे भाई करोड़ों की देखना है तो आप कॉन्ट्रैक्ट देखिए ना अडानी जी को, एक के बाद पोर्ट से लेके, एयरपोर्ट से लेके, प्लेन लेके, और उसके साथ में जमीन का कॉन्ट्रैक्ट लेके, और साथ में जितने पेट्रोल पंप है उनका कॉन्ट्रैक्ट लेके, हर कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। तो आपके मुंह में जबान नहीं है, आप बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको सिर्फ ये दिख रहा है कि करोड़ों रुपए एक दलित के पास नहीं होने चाहिए, लेकिन बाकी एक व्यापारी के पास करोड़ों रुपए, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट लीगल हो, इलीगल हो, चाहे वो इसलिए बनाया गया जब विदेश जाते थे प्रधानमंत्री जी, उसके बाद तुरंत चाहे जो वो पावर प्लांट हो, चाहे वो कोल कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हो, ठीक है प्रियंका जी, ये तो फिर हम विषय से भटक जाएंगे। ठीक है, ये तो तब खुले जब श्रीलंका में चलिए आप वहां की गवर्नमेंट के मंत्री ने जो है 10 सेकंड प्रियंका जी की ठीक है, कुमार राकेश जी की आवाज दे दीजिए। एक मिनट प्रियंका जी रुक जाइए, फिर मैं अनिरुद्ध जी आ रहा हूं, आपसे मैं सवाल लेना चाह रहा हूं, लेकिन यहाँ पर बहुत पर्सनल बयानबाजी ज्यादा हो जा रही। रुक जाइए प्रियंका जी, बोलिए कुमार राकेश जी, 10 सेकंड लेकिन संक्षिप्त टिप्पणी। हाँ, मैं प्रियंका जी ने कहा कि करोड़ों का दलित हो गया तो लोगों को कष्ट होता है, तो मैंने तो मिश्रा जी को बोला कि मुझे कष्ट, कोई करोड़ों का पंडित बोले तो कष्ट नहीं, नंबर 1। दूसरी इन्होंने अडानी की बात कही, संजोग से अंबानी का नाम नहीं लिया, तो मैं सिर्फ प्रियंका जी से सबसे जानना चाहता हूं प्रबुद्ध पैनल से, क्या अडानी अंबानी 2014 के बाद पैदा हुए या पहले पैदा हुए? पहले किस नंबर पे थे, अभी किस नंबर के अमीर हो गए हैं, ये तो आपको पता होगा, अभी बता दीजिए। अब ये एक इस पे किसी दिन बैठ जाएंगे भाई। प्रियंका जी आप लोग, हम लोगों, मैं भी इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं इस बात को जानता हूं कि कोई ना कोई होता ही है टॉप पे, कोई ना कोई होता, जो भी होता उसके बारे में बात की जाती। छोड़ दीजिए, भूपेश बघेल भी बीजेपी के नेता थे।
ठीक है, ये छोड़ दीजिए आप, फिर जैसे अभी करोड़ों के दलित से अब चर्चा कहां की कहां चली गई। लेकिन अनिरुद्ध जी, एक जो बात प्रियंका जी ने कही वो सवाल का जवाब है, वो महत्वपूर्ण बात है। एक पॉइंट उनका मैं जरूर उठाना चाहूंगा, जितना भी उन्होंने बयान दिया कि ये डर और नफरत नहीं है, ये आत्मविश्वास है, और इस बात का विश्वास है कि जनता हमारे साथ में, इसीलिए पूरी ताकत के साथ बोला। और दूसरा पॉइंट जो देवकीनंदन जी ने कहा था कि वो एक मौका ऐसा बना जिस समय पर सेहत को लेकर कुछ चिंताएं हुई तो वो खड़े हुए और भावनात्मक रूप से उन्होंने वो बात की, वो जनता से वोट लेना चाहते हैं, इसका असर पड़ेगा। और देखिए, आपने भी हाथों हाथ उस बयान को ले लिया। देखिए, अब हर किसी को अगर सही साबित करना है तो बात अलग है। अभी एक मैं 10 सेकंड एक जवाब दे दूं, उसके बाद अडानी को जो पहला पोर्ट मिला था तब कांग्रेस की सरकार गुजरात के अंदर थी, और धीरू भाई अंबानी के लिए फ्री ट्रेड का जो लाइसेंस मिला था इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी। अब बात आती है कि क्या कहते हैं, बस हो गया, उतना जवाब मैंने दे दिया और लोग जनता समझ गए। होता क्या है कि अगर ये विषय है नहीं, इस पे हम बात कर भी नहीं, छोड़ दीजिए प्रियंका जी। इकोनॉमिक्स में किसी दिन अच्छा डिबेट करिएगा, मैं बहुत जबरदस्त ठीक है, मैं किया जा सकता है। हाँ, ये अडानी किसको मिला, अंबानी कैसे बने, कौन आगे था कौन पीछे था। मेरा ये कहना है कि दिग्विजय सिंह हो, शशि थरूर हो, चाहे क्या मणिशंकर अय्यर हो, मल्लिकार्जुन खड़गे जी स्वयं हो, मधुसूदन मिस्त्री हो, सोनिया जी स्वयं हो, जब ये लोग व्यक्तिगत रूप से आहत करने वाले ऐसे बयान नहीं होते, ताने मारना, चुटीला करना या दिखाना भाई हम जीत रहे हैं, ये व्यक्तिगत रूप से एक नफरत को दिखाता, जैसे कहते हैं अवसाद में चला जाना, डिप्रेशन में चले जाना। ये कोई उत्साहवर्धन नहीं है कि मैं वहां सत्ता और गद्दी की बात नहीं, जब तक मैं मोदी को हटा नहीं दूंगा तब तक मैं यहां पे, यही वो थे। चूहा है, तानाशाही, मणिशंकर अय्यर उनका, मल्लिकार्जुन खड़गे का है, भस्मासुर है, चूहा है, तानाशाह है, जनरल, ये सारे बयान इन लोगों के रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि क्या कहते हैं किसी प्रवक्ता ने बयान दिया, ये सारे सीनियर लीडर रहे हैं जो कि स्टेट चला के आए हुए थे। दिग्विजय सिंह और मणिशंकर अय्यर मिनिस्टर रहे, इंडियन फॉरेन सर्विस में रहे, मल्लिकार्जुन खड़गे 83 साल के सीनियर लीडर हैं। बात यह है कि जब किसी की मानसिकता में, किसी को, हम लोग भी डिबेट करते, नेता बोलते, चुटीले अंदाज में बोलते, ताना मारते, टोंट करते, लेकिन थोड़ा ये कहता है कि मल्लिकार्जुन जी को निपटा के हम लोग मान, ऐसा तो नहीं होता है। राजनीति में आप भाषा का संयम, भाषा अलग चीज है, भाव, इन लोगों के अंदर एक नफरत कैसे आती है, जब फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है। फ्रस्ट्रेशन ये बढ़ गई, इन लोगों के दिमाग में क्या था कि चलो पहला साल तो 2000 उसमें 272 आएगी नहीं, किसी तरीके से बैसाखी की सरकार बनेगी, चलेगी नहीं। फिर पता चला पहली बार में 272 आ गया। इन सबके, इनके सबके मन में यही था। आप हमसे ज्यादा जानते प्रवीण जी, मीडिया में खूब टाइम आप काम कर रहे हैं, आपको सब पता था कि लोगों के, इन लोगों के मन में ये था। 2019 आया, ये लोग यही डिबेट में कहते थे, डिबेट में छोड़िए, मतलब इन लोगों के पूरा सर्कल में था लुटियंस के कि भाई मोदी जी को 300 पार कहां मिलने वाला है। 2019 हो गया, 2024 आया, 2024 में लगा कि चलो आएंगे नहीं, उसके बाद 240 सीट आ जाती है। 240 में लगा कि टीडीपी और क्या कहते हैं ये लोग तो रहेंगे नहीं, तो सरकार चल नहीं सकती। पता चला टीडीपी और जेडीयू रहे। फिर डिबेट क्या होने लगी, मतलब चर्चा क्या होने लगी कि भाई अब तो क्या कहते हैं सरकार में कोई कड़े डिसीजन तो ले नहीं सकते। पता चला कि इनको उड़ता तीर पड़ गया, वक्फ बोर्ड पे बिल आ गया, और उसके बाद में वन नेशन वन इलेक्शन का कैबिनेट पे चला गया, यूसीसी पे चर्चा शुरू हो गई। तीन लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग करें क्या। इनको लगता था हरियाणा जम्मू कश्मीर किसी तरीके से जीतेंगे, लेकिन लोगों की समझ में आ गया भाई अगर गलती से 5 सीट कांग्रेस को अगर हरियाणा में मिली 4 सीट, तो लोगों के भी समझ में आ रहा कि इनको देने से कुछ फायदा नहीं, क्योंकि हिमाचल और कर्नाटक दे दिए जहां खटाखट देने का वादा किए। पता चला कि इन्होंने कहा कि महिलाओं को हम हर महीने पैसा देंगे, युवा को बेरोजगार भत्ता देंगे, बाकी सबको कलेक्टर बनाएंगे। ठीक है अनिरुद्ध जी, आपने विस्तार से अपनी बातों को रखा और मैंने बिल्कुल बाधित नहीं किया, क्योंकि बड़ी देर से मैं आपके पास आ नहीं पाया था, इसलिए मैंने आपका स्टेटमेंट थोड़ा लंबा लिया। आपने पूरी अपनी बात बोली। देवकीनंदन जी, एक बात तो है, और हम इसको देखते हैं कि बीइंग अ जर्नलिस्ट जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसी शक्ति के रूप में आए जिसकी वजह से पूरे विपक्ष को एकीकृत होने के प्रयास करने पड़े। बहुत बयान दिए गए इस बात से कि जो बयान अभी अनिरुद्ध जी ने बताया उसमें वो शायद बताना भूल गए कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी थे चुनाव के दौरान, उन्होंने कहा था कि इन्हें पंचायत में भी अपना चेहरा देना, विधायकी में भी देना, इनके 10-10 सिर हैं क्या, और उसको रावण के सापेक्ष रखकर, दशानन के सापेक्ष रखकर देखा गया था। तो ऐसा नहीं है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमेशा भावनात्मक या बड़े करेजियस ही बात करते रहे। बयान तो उन्होंने खूब दिए हैं, बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं खुद नहीं जाना चाहता। एक बात तो है कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने स्ट्रैटेजी दिखाई दे रही है कि वो हिट किया जाए उनको। इस प्रयास को कैसे आप देखते हैं? हो सकता है कि ये भी कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी की यही स्ट्रैटेजी रही, राहुल गांधी के खिलाफ बहुत बड़ा कैंपेन चलाया गया, लेकिन फिर भी क्या एक
डर, नफरत तो नहीं, जिस डर को मैं आपसे पहले भी पूछा था, वो तो कहीं ना कहीं है कि कैसे हिलाएंगे इनको, कैसे हटाएंगे इनको? देखिए 2024 का जब इलेक्शन शुरू हुआ था और भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया था, तब पूरे देश को नहीं लग रहा था कि कांग्रेस रिवाइव कर पाएगी जब ये चुनाव शुरू हुआ था। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा और भारतीय जनता पार्टी का 400 का नारा पीछे छूट गया, बीजेपी को 240 पहुंचने में नाको चने चबाने पड़े। बहुत सारी सीटें ऐसी, करीब 75 सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी बहुत कम मार्जिन से जीती है। पिछले चुनाव में बड़ा करीब जब 2019 का चुनाव हुआ था 2.5-3 लाख से जीते थे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद 1.5 लाख से नीचे चुनाव जीतना पड़ा। राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं उनको 1.5 लाख के आसपास चुनाव जीतना पड़ा। बड़ी मुश्किल से करीब 4 राउंड तक प्रधानमंत्री पीछे चले। तो तस्वीर अब बदल गई। 2024 के चुनाव तक जो नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी ने सेट किया था वो सेट था, और वही नैरेटिव टेलीविजन ने सेट किया था देश के। वो नैरेटिव अब टूट चुका है, अब खत्म हो चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी की स्थिति 2019-2024 में नहीं रही है। इस बात को देश जान चुका है कि अब मोदी को हटाया जा सकता है। 2024 के चुनाव तक ये लोग नहीं मानते थे। देखिए हरियाणा में चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी का चेहरा नहीं है। वहां पर किसके नाम पर चुनाव हो रहा है? सैनी साहब के नाम पर चुनाव हो रहा है, जो वहां के मुख्यमंत्री। क्या इससे पहले नरेंद्र मोदी खुद अपने नाम पर वोट मांगा करते थे? कर्नाटक तक में उन्होंने वोट मांगा है। लेकिन क्या 2024 में चुनाव हो रहा है हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, क्या नरेंद्र मोदी जी अपने नाम पर वोट मांग रहे हैं? नहीं मांग रहे हैं। जितनी मीटिंग्स उनकी हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, और वहां उनका लोकल लीडर है। हरियाणा में सैनी साहब हैं जो चीफ मिनिस्टर हैं। इसी तरीके से 2 स्टेट में और चुनाव होने हैं, झारखंड में और महाराष्ट्र में। झारखंड से अभी मैं परसों ही लौटा हूं 15 दिन के टूर के बाद। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के भीतर इतनी सिर फुटौल है कि वहां किसी का नाम नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद 2 तारीख को वहां परिवर्तन यात्रा का समापन करने जाएंगे, मतलब इसी 2 तारीख को, 2 दिन बाद। आज हम 30 तारीख को बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र की स्थिति यह है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का जो एलाइज गुट है वो सारे एक दूसरे आपस में लड़ रहे हैं। जमीन पर भारतीय जनता पार्टी कहीं भी टिक नहीं रही है। तो ये अब भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रेसिडेंट कौन बनेगा इसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। खैर देवकीनंदन जी, जमीन पर टिकना विकना ये तो हम चुनाव के नतीजों के बाद देखते हैं, लेकिन आपने अपनी एक एनालिसिस रखी। कुमार राकेश जी, तो कुल मिलाकर के जो सिचुएशन है उसमें मैं समझ गया आपका पॉइंट। आप कह रहे हैं कि समय बदल गया मेरा, और आपने बिल्कुल, मुझे अच्छा ये लगा कि कई बार जब मैं जो सवाल पूछता हूं उसके इर्द गिर्द ही बात आती है। मैंने पूछा था कि इतनी बड़ी शक्ति के तौर पर, तो आपने उसको बड़े अच्छे से एनालाइज करके रखा। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं इसके लिए आपका। लेकिन कुमार राकेश जी, ये बात सही है क्या कि 2024 के बाद चीजें बदली हैं? पीएम के चेहरे के बजाय जो है अब पार्टी के लिए वोट मांगना। देवकीनंदन जी ने बड़े डिटेल में उसको समझाया, और मैंने यही कहा था कि अगर फ्रस्ट्रेशन या डर या नफरत जो भी कह लें बयानों के पीछे, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक कल्ट दिखाई देता है कि प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा, उनकी लोकप्रियता। लेकिन अब दौर बदल गया, जैसा देवकीनंदन जी ने कहा। देखिए, ये देवकीनंदन जी का अपना विश्लेषण है, वो अपने विश्लेषण के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अभी भी प्रधानमंत्री का चेहरा, भाजपा का संगठन, मैं भाजपा के प्रवक्ता बैठे हुए ज्यादा तरीके से बताएंगे, लेकिन मैं एक विश्लेषण कर रहा हूं कि कांग्रेस और भाजपा में यदि तुलना करें तो कांग्रेस के चेहरे अभी भी हरियाणा में फिक्स नहीं है। कांग्रेस का चेहरा झारखंड में कौन ठीक नहीं है। वहां बाबूलाल मरांडी बीजेपी के लीडर है, ऑलरेडी घोषित है, जो मेरे को जानकारी है। हरियाणा में इन्होंने खुद बोला कि नायब सिंह सैनी भी है, वहां खट्टर भी है, वहां पे मोदी जी भी हैं। तो इस तरह से जो उनका विश्लेषण है वो एक नैरेटिव है, और कांग्रेस इस मामले में माहिर रही है गलत नैरेटिव बनाने को लेकर। जैसा राहुल गांधी अभी अमेरिका में करके आए कि यहाँ भाषा विवाद है। आप रिलैक्स करें, पहले रिलैक्स करें आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पानी पिलाइए भाई, उनको पानी पिलाइए। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो ये बात कर रहे नैरेटिव्स की, कि गलत नैरेटिव्स को सही बना करके झूठ के पहाड़ को इतना झूठ बोलिए कि सत्य दिखने लगे। इसमें कांग्रेस के कई नेता
मैं कईयों को जानता हूँ, वरिष्ठ, मैं 30 साल का विश्लेषण कर सकता हूँ, 35 साल कर सकता हूँ, उसमें माहिर है। स्टेटमेंट याद आ रहा है, झूठ बोलो, जोर से बोलो, इतनी जोर से बोलो, सामने नहीं है। ये उनका अभी स्टेटमेंट मोदी जी गए अमेरिका, बोल के आए कि हमारी भारत जो है ऐसी संस्कृति है कि तमाम भाषा, तमाम संस्कृति का समागम वाला देश है। ठीक है, वही राहुल गांधी बोल के आए कि आंध्रा की बात करो। ठीक है, समय की सीमा है, लेकिन आपने कुछ महत्वपूर्ण बातें रखी हैं कि संगठन और चेहरे के लिहाज से आपने जो एनालिसिस एक देवकी नंदन जी ने रखी थी, उसका एक काउंटर भी हमको यहाँ पर देखने को मिला। प्रियंका जी, हरियाणा में बीजेपी का चेहरा कौन है? खट्टर साहब पोस्टर से गायब है, सैनी जी अपने क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं, नहीं, नायब सिंह सैनी है, वहां तो चेहरा है। मोदी जी अपने नाम पे इलेक्शन लड़ नहीं रहे हैं। अरे फेसलेस है हरियाणा में कौन जो बीजेपी? नहीं, सैनी सिटिंग मुख्यमंत्री के साथ जा रहे हैं प्रियंका जी वहां तो। अनिरुद्ध जी, लेकिन फिर भी चलते चलते क्या जो एक बात कही गई थी देवकी नंदन जी की तरफ से कि आप लोग जो है ना तिल का ताड़ बना देते हैं, एक चीज पकड़ ली, उस पर पूरी मशीनरी लग गई। प्रवीण जी, एक चीज आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए और आपको सारे रिकॉर्ड पता होंगे। जब ये लोग मोदी जी को गाली दिए हैं, तब तक बीजेपी का ग्राफ जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। और पता नहीं कहां से सरस्वती देवी जी इनकी जुबान पे आती रहती, मणिशंकर अय्यर जी, खड़गे जी, जितने लोग हैं ये गाली देते रहे। जम्मू कश्मीर हरियाणा की जनता जो इनके वो काट की हांडी चढ़ाए बैठे हुए हैं, कुछ होना जाना इनका है नहीं वहां पे। आप ये देखिए, ये लोग डेस्परेट हो गए। राजनीति क्या है ना प्रवीण जी, ये लोग डेस्परेट हो गए। हम लोग भी 2 सीट पे थे, हम लोग डेस्परेट नहीं थे, हम लोग स्टेप बाय स्टेप मेहनत कर रहे थे। ये लोग डेस्परेट हो गए। प्रियंका जी सतत चलता रहता, प्रियंका जी अपनी बात बोलती रहती हैं लगातार। लेकिन प्रियंका जी धन्यवाद आपका, आपने चर्चा में हिस्सा लिया। निरुद्ध प्रताप सिंह जी आपका धन्यवाद, देवकी नंदन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कुमार राकेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग लगातार चर्चा में बने रहे। सियासी सौगंध उठाएगी, बहुत सारे पहलू इसमें चर्चा करते करते फिर आ गए कि भाई बयान दोनों तरफ से होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत मैं निकाल कर आपको चर्चा का पूरा सार बता सकता हूँ। वो ये है कि बीजेपी कह रही है भय और नफरत की राजनीति है, तो कांग्रेस का कहना आत्मविश्वास है, जो हमने दिखाया है कि जब तक हटा नहीं देंगे तब तक जीवित रहेंगे।